हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एलसीसी सॉल्यूशन हब में। यहाँ हम पढ़ते हैं कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। दोस्तों, आजकल क्लास 12th का फिजिक्स चल रहा है, जहाँ हमारा पहला चैप्टर वैद्युत आवेश और उसका क्षेत्र पढ़ रहे हैं। यहाँ हमारा टॉपिक होने वाला है आज का एंगल। हम कोण के बारे में पढ़ेंगे, आज सीखेंगे कोण क्या होता है, कोण कितने प्रकार का होता है और इस फिजिक्स में कोण का क्या काम है। इससे पहले हमने वीडियो में कंप्लीट किया है कि किसी भी वैद्युत क्षेत्र में कोई द्विध्रुव रख दिया जाए तो उस द्विध्रुव पर कितना बल युग्म का आघूर्ण काम करने वाला है, और वह डेरिवेशन इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के दृष्टि से। तो आपने यदि अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, पढ़ाई करिएगा एक सीक्वेंस में। हम आपसे एक लंबे समय के बाद ऑनलाइन क्लास में आ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में वीडियो नहीं मिल पाई थी क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क प्रॉब्लम थी थोड़ी सी, इस वजह से। लेकिन हम पूरा प्रयास करेंगे कि अब से डेली आपको लाइव वीडियो मिला करेंगी। हमने आपके नेटवर्क वाली प्रॉब्लम को सही कर लिया है और इससे आगे आने वाली क्लासों में कोई भी प्रॉब्लम नहीं उत्पन्न होगी। तो बिना किसी देरी किए हुए हम स्टार्ट करते हैं अपनी इस क्लास को, और यहाँ पढ़ते हैं हम कोण क्या होता है। दोस्तों, कोण आप पहले से ही पढ़ते आ रहे हो। कोण बराबर आपको फॉर्मूला पता होगा। कोण बराबर होता है चाप बटा में त्रिज्या। लेकिन ये होता क्या है, आपको तो रटा दिया गया है कि कोण बराबर चाप बटा में त्रिज्या होता है, लेकिन आप समझो कोण होता क्या है। मान लीजिए कि ये एक वृत्त है। इस वृत्त का आप ऐसे देखो, एक वृत्त में हम बना देते हैं कि ये इसका केंद्र है और केंद्र को सी, सेंटर से नाम रख दिया। अब इस केंद्र को इस परिधि से मिला देंगे तो इसी को आप क्या नाम देते हो, त्रिज्या बोलते हो। और त्रिज्या को प्रदर्शित किससे करते हो, आर से। तो कोण कहते किसको हैं? यदि दो त्रिज्याएं ऐसे आपस में मिला देवें तो ये भी त्रिज्या हो गई आपकी। इन दोनों त्रिज्याओं के बीच में आप देखो, इन दोनों त्रिज्याओं के बीच में यहां कुछ कोण बन रहा है, झुकाव उत्पन्न हुआ है, और यही झुकाव आपका कहलाता है थीटा। और इसी को हम हिंदी में क्या नाम देते हैं दोस्तों, कोण कहते हैं। तो सिंपल सी एक वृत्त में कोण किसके द्वारा बनाया गया, चाप के द्वारा बनाया गया। लेकिन इस त्रिज्या, दो त्रिज्याओं के मिलने से, जैसे मान लीजिए आप ऐसे दो त्रिज्याओं को मिला दिए तो इनके बीच में जो ऐसे बनने वाला कोण है, यही कोण, यही बनने वाला झुकाव, उत्पन्न होने वाला झुकाव कहलाता है कोण। लेकिन इसकी एक शर्त होती है। शर्त ये होती है कि यदि त्रिज्या, ध्यान से सुनिएगा, यदि त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है तो यहाँ इसके बीच का चाप भी कितना होना चाहिए, 3 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जितनी त्रिज्या होनी चाहिए चाप भी उतना ही होना चाहिए। और फिर उसके द्वारा जो बनने वाला झुकाव होगा, उत्पन्न होने वाला झुकाव होगा, उसको बोल देंगे कि हम सब लोग कोण। तो कोण की डिफिनीशन क्या आप लिखोगे, किसी, आप ऐसे लिख सकते हो कोण की डिफिनीशन, किसी वृत्त में एक समान लंबाई के त्रिज्या व चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर होने वाले झुकाव को कोण कहते हैं। तो हमने क्या सीखा, ये इसकी त्रिज्या है दोनों, और ये आपका चाप है। तो त्रिज्या और चाप के द्वारा इसके केंद्र पर जो भी झुकाव होगा वही झुकाव कहलाएगा क्या दोस्तों, कोण बोला जाएगा। तो कोण की डिफिनीशन आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। और कोण का फॉर्मूला क्या होता है, कोण बराबर होता है चाप बटा में त्रिज्या। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो कोण का मात्रक होता है, कोण का मात्रक होता है रेडियन। आप इसको ध्यान रखेंगे, कोण का मात्रक क्या होता है, रेडियन होता है। कोण का मात्रक रेडियन होता है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अब कोण के बाद आपने एक और वर्ड सुना होगा, आपने सुना होगा क्या, घन कोण। सुना है दोस्तों, क्यूब एंगल, क्या बोलते हैं इसको, क्यूब एंगल। अब ये घनकोण क्या होता है, जैसे किसी भी वृत्त पर त्रिज्या और चाप के मिलने से कोण बना है, ठीक वैसे ही घनकोण भी बनता है। लेकिन घनकोण में कोई भी वृत्त नहीं होता है। घनकोण में हम एक गोला ले लेते हैं, मान लेते हैं कि ये गोला है, यहाँ पर ये एक वृत्त हुआ करता है। आप इस बात का ध्यान रखेंगे, ये वृत्त है और यहाँ पर हमने क्या लिया, गोला लिया है। अब मान लेते हैं कि इस गोले का ये केंद्र है, इसको हम सी नाम दे देते हैं।
इस केंद्र से हम इसकी त्रिज्या खींच लेते हैं और इसकी त्रिज्या को बोल लेते हैं आर। अब जितनी इसकी त्रिज्या है, या हम यूं कहें कि इस परिधि पर एक हम क्षेत्रफल खुद से बना लेते हैं, एक छोटा सा हिस्सा ले लेते हैं। तो इस हिस्से का अपना कुछ क्षेत्रफल होगा, तो इसका जो क्षेत्रफल है मान लेते हैं कि अल्प क्षेत्रफल है, नाम क्या दे दिया, डी ए। इस क्षेत्रफल की दोनों सीमाओं को, एक सीमा ये और एक सीमा ये, इन दोनों सीमाओं को यदि आप केंद्र से मिला दोगे तो जो यहाँ पर कोण बनेगा वही कोण आपका कहलाएगा क्या दोस्तों, घन कोण। तो किसी भी गोले के किसी क्षेत्रफल की सीमाओं को यदि केंद्र से मिला देंगे तो उनकी सीमाओं के बीच में जो झुकाव उत्पन्न होता है वो कहलाता है क्या, घन कोण। फिर से आप रिपीट करें, किसी भी गोले का एक छोटा सा क्षेत्रफल ले लोगे, इस क्षेत्रफल की दोनों सीमाओं को ले आके केंद्र से मिला देंगे तो उनके बीच में जो झुकाव उत्पन्न होगा वही झुकाव कहलाएगा क्या, घन कोण। आ रही है बात समझ में दोस्तों। अब रही बात, ये तो घन कोण समझ लिया हम सब ने कि घन कोण क्या होता है। अब घन कोण का जो मात्रक होता है, घन कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन। इस बात का आप थोड़ा सा ध्यान रखो बस। कोण का मात्रक क्या होता है, रेडियन। घन कोण का मात्रक क्या होता है, स्टेरेडियन। ठीक है दोस्तों, कोण का मात्रक क्या, रेडियन, और घन कोण का क्या, स्टेरेडियन। अब यहाँ पर कभी कभी हमसे स्टेरेडियन की परिभाषा पूछ दी जाती है या घन कोण कितना होता है वो पूछ दिया जाता है। तो आप देखो फॉर्मूला क्या आता है कि गोले सतह पर क्षेत्रफल, ध्यान रखेंगे ये गोले के सतह पर जो क्षेत्रफल होता है डी ए, यह क्षेत्रफल त्रिज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो गोले के सतह पर क्षेत्रफल हमने क्रिएट किया, क्षेत्रफल कितना बोला था, डी ए, यह अनुक्रमानुपाती होता है त्रिज्या के वर्ग के। त्रिज्या आर है तो आर का क्या लिख लेंगे, स्क्वायर। अब आप बताओ, यदि आप इस प्रोपोर्शनल टू को हटाओगे, अनुक्रमानुपाती चिन्ह को हटाओगे तो नियतांक लेके आओगे। तो इसके बीच में एक नियतांक आता है और उस नियतांक को हम कहते हैं डी ओमेगा। इसको क्या बोलते हो आप दोस्तों, ओमेगा। और इसके इनटू में क्या लिख लोगे, आर स्क्वायर। हम यहां मेंशन कर देते हैं जहां डी ओमेगा नियतांक है जिससे घन कोण कहते हैं, घन कोण कहते हैं। अब बताओ, डी ओमेगा घन कोण तो बोल लिया आपने। अब आगे देखो होता क्या है, यदि हमें डी ओमेगा की वैल्यू चाहिए तो आर स्क्वायर का क्या देना पड़ेगा, भाग। तो इधर हो जाएगा डी ए अपान में आर स्क्वायर। ये आपका एक फॉर्मूला बन गया। इस फॉर्मूले को आप इंपॉर्टेंट में नोट करेंगे, ठीक है। डी ओमेगा इक्वल टू डी ए अपान में आर स्क्वायर क्या होगा। अब जरा यहां देखो, यदि हम बोलें कि यदि इसका जो क्षेत्रफल है, बोले तो डी ए जो क्षेत्रफल है, या ऐसे लिखो, यदि क्षेत्रफल इसका वो क्षेत्रफल बराबर रहे, किसके बराबर रहे, त्रिज्या के वर्ग के, त्रिज्या के वर्ग के। बोले तो डी ए इक्वल टू बराबर रहे आर स्क्वायर के। तो अब इस डी ए की जगह पर तो आर स्क्वायर रखोगे, तो जैसे ही लिखोगे आप डी ओमेगा इक्वल टू आर स्क्वायर अपान में आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल होगा और आपको मिलेगा क्या, डी ओमेगा इक्वल टू 1। घन कोण कितना आ गया, 1 आ गया। अब घन कोण आ गया 1 और घन कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन, तो आप डी ओमेगा बराबर लिख सकते हो 1 स्टेरेडियन। तो आप बताओ 1 स्टेरेडियन की परिभाषा आपको निकल के आएगी। 1 स्टेरेडियन की परिभाषा क्या निकल के आएगी, 1 स्टेरेडियन वह घन कोण है जो किसी भी गोले के उस क्षेत्रफल से बना होता है जिस क्षेत्रफल का मान उसकी त्रिज्या के वर्ग के क्या होता है, बराबर होता है। फिर से आप परिभाषा पढ़ोगे, 1 स्टेरेडियन वह घन कोण है जो किसी गोले के क्षेत्रफल द्वारा तो बनाया जाता है, लेकिन इस क्षेत्रफल की वैल्यू या यह क्षेत्रफल इस गोले के त्रिज्या के वर्ग के बराबर होता है। उसको आप क्या बोलोगे, 1 स्टेरेडियन।
अब आप जरा बताओ, आपको फॉर्मूला तो मिल गया ऐसे, डी ओमेगा इक्वल टू डी ए अपान में आर स्क्वायर। चलिए मान लिया ये आपको फॉर्मूला मिल गया। तो अब ये तो थोड़ा सा अल्प कोण है इसलिए डी ओमेगा लिखा है। यदि पूरा, यदि ऐसे कहें, यदि संपूर्ण घन कोण ओमेगा हो, तो आप संपूर्ण कोण ओमेगा हो तो ओमेगा बराबर लिखोगे ए अपान में आर स्क्वायर, जहां ए उस गोले का क्या है, उस गोले का क्षेत्रफल है। तो गोले का क्षेत्रफल तो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, आप लिख सकते हो यहां से, क्या लिख सकते हो, गोले का क्षेत्रफल बराबर 4 पाई आर स्क्वायर। अब रख लीजिए जरा, ओमेगा इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर ऊपर और नीचे आर स्क्वायर पहले से ही है। अब आप एक काम कर लो, इस आर स्क्वायर से आर स्क्वायर तो कट जाएगा, तो ओमेगा इक्वल टू क्या होगा 4 पाई। इससे आपको क्या पता चला, किसी भी गोले के लिए संपूर्ण घनकोण कितना होता है, 4 पाई होता है। ये कई बार हमसे परीक्षा में ऑप्शनल के तौर पर पूछा गया है कि एक गोले के लिए संपूर्ण घनकोण कितना होता है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, एक गोले के लिए संपूर्ण घनकोण होता है 4 पाई। पाई की वैल्यू कितना रखते हो आप, 180 अंश। तो 180 यहां पर लिखोगे तो आप ऐसे भी देख सकते हो, ओमेगा इक्वल टू 4 इंटू 180 गुणा कर लोगे तो ओमेगा इक्वल टू आएगा कितना, 720 अंश। तो आप कह सकते हो, आप ये कह सकते हो आसानी से कि ओमेगा की वैल्यू टोटल कितनी आएगी, 720 अंश। लेकिन ये आपसे मैक्सिमम तौर पर ये पूछा जाता है कि ओमेगा की वैल्यू कितनी है, ऑप्शन करोगे 4 पाई। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे क्लास कंटिन्यू करते हैं। अगला टॉपिक है वैद्युत फ्लक्स। हम समझेंगे वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। आपने अभी घन कोण और कोण कंप्लीट किया है, उसके बाद देखें वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। इससे पहले आपने वैद्युत क्षेत्र ई पढ़ रखा है। वैद्युत क्षेत्र किसको कहते हैं, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके अंतर्गत कोई दूसरा आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करता है, उसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। यहाँ वैद्युत फ्लक्स का वैद्युत क्षेत्र से क्या रिलेटेड है, हम कहते हैं कि मान लेते हैं कि माना ये एक वैद्युत क्षेत्र है, इतना बड़ा सा। इस वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र है, इस वैद्युत क्षेत्र में हम एक छोटा सा पृष्ठ ले लेते हैं। कहते हैं कि ये एक छोटा सा पृष्ठ है, तो वैद्युत क्षेत्र है, तो वैद्युत क्षेत्र से तो बल रेखाएं ऐसे लगातार निकलती रहती हैं। आपको पीछे पढ़ाया जा चुका है कि बल रेखाएं क्या होती हैं, ऐसे बल रेखाएं लगातार निकलती हैं। अब ये वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, किसी भी, आप ऐसे देखो होता क्या वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स की डिफिनीशन आती है कि वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र में किसी भी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। अब ये वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, जैसे आप सपोज करो कि आपके घर में एक दरवाजा लगा है, उस दरवाजे से जितने लोग अंदर आते हैं और जितने लोग बाहर जाते हैं उनकी संख्या, ध्यान रखिए उनकी संख्या। मान लीजिए कि आपका ये दरवाजा है और ये आपका दरवाजा है, इस मेन दरवाजे से क्या होता है कि डेली 20 लोग आते जाते हैं, तो 20 लोग गए 20 लोग आए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लोग आ रहे हैं कि जा रहे हैं, बस इस पर से उस पर होनी चाहिए, वो आए या फिर जाएं। जितनी संख्या में लोग आएंगे और जाएंगे वही संख्या आपकी कहलाएगी क्या, वैद्युत फ्लक्स। तो यहाँ दरवाजा नहीं होगा, यहाँ होगा कोई भी काल्पनिक पृष्ठ, और यह काल्पनिक पृष्ठ कहाँ होगा, किसी वैद्युत क्षेत्र में। तो वैद्युत क्षेत्र में किसी भी काल्पनिक पृष्ठ से जितनी रेखाएं क्रॉस करेंगी, लोग नहीं क्रॉस करेंगे, जितनी रेखाएं गुजर, मान लीजिए किसी पृष्ठ से 20 रेखाएं क्रॉस कर गई, तो वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, 20 होगा। यदि उस फ्लक्स से 15 बल रेखाएं क्रॉस कर गई तो वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, 15 होगा। यदि उस पृष्ठ से 100 बल रेखाएं क्रॉस कर गई तो वैद्युत फ्लक्स कितना होगा दोस्तों, 100 होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। बस क्या ध्यान रखना है, बल रेखाओं की संख्या ही कहलाती है क्या, वैद्युत फ्लक्स। और यह बल रेखाएं कहां से गुजरनी चाहिए, उस काल्पनिक पृष्ठ से जो कहां खींचा गया होगा, वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया होगा। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित
करते हैं। तो अब हमने तो लिख लिया कि किससे प्रदर्शित करते हैं, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि इस पृष्ठ से कितनी रेखाएं क्रॉस कर रही हैं? हमें कैसे पता चलेगा? इसके लिए फॉर्मूला डेरिवेट करना पड़ेगा। अब फॉर्मूला डेरिवेट करने के लिए इतना बड़ा था पृष्ठ तो ले नहीं सकते अचानक से। हम क्या करते हैं कि हम इसमें एक लघु पृष्ठ ले लेते हैं। कह देते हैं अवयव है छोटा सा और इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है, dA है, और इसकी जो वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र को किससे रिप्रेजेंट करते हो? E से रिप्रेजेंट करते हो। तो मान लेते हैं, कहते हैं माना लघु, या ऐसे कहते हैं माना अल्प पृष्ठ जिसका क्षेत्रफल अवयव dA है तथा इसका सदिश वेक्टर dA है। क्या लिख लिया? इसका सदिश कितना है? वेक्टर dA है। तो इस लघु पृष्ठ से क्या कह सकते हो? अल्प पृष्ठ से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या कितनी होगी? वैद्युत क्षेत्र कितना है? E है, इनटू के अवयव कितना है? dA है। बल रेखाओं की संख्या E इंटू dA होगी। कितनी होगी? E इंटू dA होगी। और ये बल रेखाओं की संख्या आप क्या कह सकते हो? बल, ये लिख सकते हो बल रेखाओं की संख्या बराबर होता है वैद्युत फ्लक्स। कितना होता है? वैद्युत फ्लक्स होता है। तो आप बल रेखाओं की संख्या आपको कितना मिल गया? E इंटू के dA। वैद्युत फ्लक्स को किससे रिप्रेजेंट करते हो? फाई E से। तो क्या फॉर्मूला बन गया? फाई E इक्वल टू E इंटू के dA। अब हम ये देखते हैं कि हमें मिलने को तो मिल गया फाई E इक्वल टू E, ऐसे भी लिख सकते हो आप, E इंटू के dA। तो ये तो dA लघु पृष्ठ के लिए आया है ना, अल्प पृष्ठ के लिए आया है ना। यदि आपका इतना बड़ा सा पृष्ठ हो फिर क्या करोगे आप? फिर तो पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो हम ऐसे कहते हैं कि यदि संपूर्ण पृष्ठ का अवयव, या आप ये भी कह सकते हो कि यदि पृष्ठ लघु है, कम है, तो बल रेखाओं की संख्या भी कम गुजरेगी, और बल रेखाओं की संख्या कम गुजरेगी तो वैद्युत फ्लक्स भी कितना होगा? कम होगा। अर्थात इसको फाई E न लिख करके आप d फाई E भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? d फाई E भी लिख सकते हो। तो संपूर्ण पृष्ठ का अवयव A हो तो आप संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या कितनी होगी? ध्यान रखिएगा, अब से फिजिक्स में आप यदि कहीं भी आपसे पूछे कि आप कुल संख्या निकाल दीजिए, तो उसका हम करेंगे समाकलन। क्या करेंगे? समाकलन करेंगे। यदि आपसे कुल संख्या में पूछ लिया तो समाकलन करेंगे। हम दोनों साइड का समाकलन कर लेते हैं। समाकलन d फाई E इक्वल टू समाकलन वेक्टर E इंटू के वेक्टर कितना? dA लिख सकते हो। ये समाकलन किसके लिए कर रहे हो? पूरे पृष्ठ के लिए कर रहे हो। किसके लिए कर रहे हो आप? पूरे पृष्ठ के लिए कर रहे हो ना। तो यहाँ पे आप पूरे पृष्ठ के लिए ऐसे A भी लिख सकते हो। A बोले तो क्या? A क्या है? जहां संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है। ठीक है यहां तक। अब आपने क्लास 11th में तीसरे या फिर चौथे चैप्टर में जहां समतल की गति होती है, समतल की गति नामक चैप्टर में आपने सदिश का अध्ययन किया है। सदिश गुणन और अदिश गुणन दो शब्द होते हैं। सदिश गुणन कहते हैं जहां दो सदिशों के गुणा करने से सदिश प्राप्त होते हैं, जिसे क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हो। जबकि अदिश गुणन क्या होता है? अदिश गुणन उसे कहते हैं जिसमें दो सदिश राशियों के गुणा करने से अदिश राशि प्राप्त होती है, उसे अदिश गुणन कहते हैं। उसे डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। जब हम डॉट को हटाते हैं तो कास थीटा जुड़ता है, और जब हम क्रॉस गुणन को हटाते हैं तो कौन सा? साइन थीटा जुड़ता है। तो यहाँ आप देखो E इंटू dA लिखा है, डॉट लिखा हुआ है, तो आप लिखोगे ऐसे अदिश गुणन से, अदिश गुणन से।
आप लिख सकते हो ऐसे ई इंटू के डी ए। जब आप ऐसे लिखते हो ना तो ई इंटू डी, अब सदिश हटाओगे परिमाण लिखोगे तो ये हो जाएगा ई डी ए, और जैसे ही डॉट हटाया तो डॉट की जगह पर क्या जोड़ते हैं, कॉस थीटा जोड़ते हैं। कोई दिक्कत दोस्तों? कोई भी प्रॉब्लम हो आप फटाफट कमेंट करके हमसे पूछते रहिएगा, ध्यान से चलते रहेंगे हम आगे। ई डी ए कॉस थीटा हो गया। अब आप इसको यदि हटाओगे तो उसकी जगह पर क्या लिखोगे, ई डी ए कॉस थीटा। अब आप यहां पे जरा लिख के देखिए, समाकलन डी फाई ई इक्वल टू समाकलन, ये हो गया ई डी ए कॉस थीटा। अब आप डी फाई ई, अब देखो समाकलन का फॉर्मूला आता है, यदि समाकलन डी एक्स लिखा है तो इसकी वैल्यू एक्स हो जाती है। डी एक्स लिखा है तो एक्स, डी पी लिखा है तो पी, डी ए लिखा है तो ए, डी वाई लिखा है तो वाई हो जाता है। तो अब इसका हो गया सिंपल कितना, फाई ई इक्वल टू, क्षेत्रफल के लिए हम अवकलन समाकलन करने जा रहे हैं तो ई कास थीटा बाहर, ई कास थीटा बाहर, और समाकलन यहाँ हो गया ए, और ये कितना हो गया डी ए। जैसे dx का x हुआ है वैसे dA का कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। तो आप लिख सकते हो फाई ई इक्वल टू ई कास थीटा इंटू के a लिख सकते हो आप, a हो गया। अब आप देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, फाई ई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। इस फॉर्मूले की मदद से हम निकालेंगे किसी भी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत, गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या या गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। दोस्तों वैद्युत फ्लक्स को फाई ई से रिप्रेजेंट करते हो, और फाई ई के लिए दो फॉर्मूले हमने जनरेट किए हैं। फाई ई इक्वल टू आप लिख सकते हो ई डॉट डी ए वेक्टर के रूप में, या फिर लास्ट में लिख सकते हो फाई ई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। ये वैद्युत फ्लक्स आप ध्यान से पढ़ोगे, क्योंकि आगे हम यदि कल वाली क्लास अटेंड करते हैं तो कल वाली क्लास में हम पढ़ने वाले हैं गॉस का नियम, गॉस का नियम और उसके अनुप्रयोग। ये बोर्ड एग्जामिनेशन में निश्चित है कि एक प्रश्न आएगा 6 अंकों में, ध्यान रखिएगा। और गॉस का नियम पढ़ने के लिए हमें अच्छे से पढ़ना पड़ता है इन दोनों फॉर्मूलों को। क्या आप लिखोगे, डी फाई ई इक्वल टू ई इंटू डी ए लिख सकते हो, या फिर आगे आप लिख सकते हो फाई ई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। तो अभी तक के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं हम अपनी क्लास में, अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।